सीमा देवी के पेंशन के पैसे से अपने बेटे को पढ़ाए, 2 बेटों को पढ़कर अच्छी नौकरी करने लगे और अपनी पत्नियों को लेकर अलग घर में रहने लगे, जबकि 2 निकम्मे और आवारे निकले। जिस दिन माँ को पेंशन मिलती, बेटे माँ के साथ बैंक जाते और पैसे अपनी अय्यासी पे खर्च कर देते। वह माँ से अपने सारे काम करवाते। अगर माँ काम ना करती तो वह माँ को मारते पीटते। एक दिन माँ हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी हड्डियों में अब इतने। 2 गुस्से में बेटे ने माँ को कमरे में बंद कर दिया और खुद छत पर सोने चला गया। तभी एकदम छत से, 1 रुपया नहीं दूंगा मैं अब इस घर में, सीमा देवी के बड़े बेटे सुरेश ने चिल्लाकर कहा तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सुरेश ने दाएं हाथ से पकड़ा हुआ अपने सबसे छोटे भाई राघव का गिरेबान छोड़ा तो वह नशे में झूमता हुआ नीचे जा गिरा। सीमा देवी तड़प कर आगे बढ़ी। चौराहे पर बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ नशा कर रहा था। वहां से पकड़ कर लाया हूँ इसे, 30 साल का हो गया है, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, उसके बाद भी यह सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है। घर में रुपए पैसे देना तो अलग, यह अपना और अपने बच्चों का खर्चा भी नहीं उठा सकता, वह भी इसने मेरे सर पर डाल रखा है। मैंने पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी इसलिए नहीं की कि इस जैसे हरामखोर के खर्च उठाऊं, सुरेश गुस्से से कह रहा था। सीमा देवी ने सख्ती से अपनी आंखों में चली जिस चीज का उन्हें डर था आज वही हुआ। किचन में काम करते सुरेश की पत्नी भी बाहर निकल आई। इसे यह ना खुद कमाता है और ना ही इसकी पत्नी, सारा दिन वह भी चारपाई तोड़ती है और यह बाहर लोगों से पैसे मांग मांग कर अपना नशा पूरा करता है। मैं तो कह रहा हूँ अगर इन लोगों को अपने घर से ना निकाला तो मैं अभी और इसी समय इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। सुरेश एक बार फिर गुस्से से चिल्लाए तो सीमा देवी घबरा कर उठ खड़ी हुई। बेटा, यह तेरे छोटे भाई है, उसने अपने बेटे को समझाना चाहा मगर सुरेश आपे से बाहर हो रहा था। उससे छोटा विशाल भी अब तक खामोश खड़ा था। अचानक बोल उठा, माँ आप इन दोनों को क्यों नहीं समझाते? घर का सारा बोझ मुझ पर और सुरेश भाई पर है। हम दोनों रविवार के दिन भी ड्यूटी पर जाते और जो पगार मिलती है वह हम घर पर खर्च कर देते हैं। ना ही राघव कोई काम करता और ना ही रंजीत, दोनों को सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने की पड़ी है। राघव की तो आपने हमारे पैसों से शादी कर दी, लेकिन रंजीत का क्या करोगे? अगर वह कुछ कमाएगा नहीं तो मैं उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं खर्च करूंगा। सुरेश ने भाई का साथ दिया तो सीमा देवी की आंखों से आंसू आ गए। उन्हें पता था बात बिगड़ चुकी है। पति के देहांत के बाद उन्होंने पेंशन से अपने इन 4 बेटों को बड़ी मुश्किल से पाला था। बड़े दोनों तो भाग्यशाली थे कि जब बाप का देहांत हुआ वह दोनों थोड़ा बड़े हो चुके थे। अच्छी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के कारण उनके गुणों में निखार आ चुका था। पिता के देहांत का इन पर कुछ खास असर ना हुआ, लेकिन छोटे दोनों बुरी तरह से बिगड़ गए थे। पेंशन के पैसों से उन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए सीमा देवी ने घर के पास में स्कूल में डाला। समय के साथ साथ उनके संगत बिगड़ती चली गई और बड़े होने तक वह पूरी तरह से नकारा हो चुके थे। सुरेश और विशाल तो जैसे तैसे करके पढ़कर अच्छी नौकरियों पर लग गए, मगर रंजीत और राघव ने ना तो शिक्षा प्राप्त की थी और ना ही वह ढंग का कोई काम करते थे। सोने पर सुहागा यह था कि छोटे राघव को तो नशे की लत भी लग चुकी थी। सीमा देवी ने बड़े दोनों बेटों की मन्नत करके राघव की शादी करवाई थी कि शायद शादी के बाद उसने जिम्मेदारी का एहसास आ जाए और वह कोई ढंग का काम करे, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। उसका स्वभाव अब भी वही था। वह सुबह 12 बजे से पहले न जागा तो रात गए तक दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता। उसकी पत्नी भी ढीठ स्वभाव की थी। घर का कामकाज करने का दिल होता तो कर लेती, वरना सारा दिन मोबाइल लेकर कमरे में घुसी रहती। सीमा देवी सारा दिन बहू के आपस के लड़ाई का झगड़ा ही निपटाती रह जाती थी। सुरेश और विशाल की पत्नियां घर के कामकाज भी करते और उन्हें कुछ इस बात का भी घमंड था कि घर का सारा खर्चा इन दोनों के पति उठाते हैं, और राघव की पत्नी से भी तंग आ चुकी थी। उस दिन तो सीमा देवी ने जैसे तैसे करके मामला संभाल लिया। उन्होंने राघव से जबरदस्ती माफी मंगवा ली। वह आगे से काम पर जाएगा और हर महीने घर के राशन के लिए पैसे भी देगा। गुस्से में बड़बड़ा तो वह घर से चला गया और ऐसा हुआ कि कुछ समय के लिए राघव ने मजदूरी पर जाना शुरू कर दिया। रंजीत तो वैसे भी छोटा मोटा काम कर ही लिया करता था। एक दिन वह माँ के पास आकर बैठ गया, माँ अब तो मैं भी 28 साल का हो गया हूँ, मेरी भी शादी करवा दो, मुझे एक पुलिस वाले की बेटी बहुत पसंद है, उसने कहा तो सीमा देवी सोच में पड़ गई। उनका जी चाहता था कि मरने से पहले अपने 4 बेटों के घर बसे हुए देख ले। उन्होंने विशाल और सुरेश के आते ही उनसे बात की, माँ एक नया खर्चा हमारे सर पर मत डालो, पहले ही घर के राशन और बिलों ने हमारी कमर तोड़ रखी है, अब उसमें से रंजीत की शादी कहाँ से करूँ? सुरेश ने तो साफ जवाब दे दिया, मगर विशाल ने थोड़ी मदद करने की हाँ भर ली और यूँ सीमा देवी की चौथी बहू ब्याह कर उनके घर आ गई। बहू का ब्याह कराना था कि यह ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। सीमा देवी को पता नहीं था कि वह अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। यह रंजीत की शादी के 5वें दिन की बात थी कि नई दुल्हन का बड़ा
बड़ा भाई घर आकर बैठ गया। सीमा देवी ने चाय और नाश्ता विशाल की पत्नी से बनवाकर उसके सामने रखवाए, लेकिन वह चाय नाश्ता के बाद भी ढीठ की तरह बैठा रहा और नजरें घुमा घुमा कर पूरे घर को देखता रहा। सीमा देवी परेशान सी हालत होने लगी। उन्होंने नई दुल्हन को बुलाया। क्या बात है, तुम्हारे भाई को कोई काम है या काफी देर से हो गई, अब उसे अपने घर चले जाना चाहिए? सीमा देवी ने कहा तो गंभीरता से कहा तो नई दुल्हन के तो तेवर ही बिगड़ गए। मेरा भाई यहाँ पर फालतू नहीं बैठा, उसे अपने छोटे बेटे का इंतजार है। दुल्हन तो जवाब देकर अंदर चली गई, मगर सीमा देवी की परेशानी और बढ़ गई। यह बदमाश दिखने वाला आदमी आखिर उनके बेटे राघव का इंतजार क्यों कर रहा था? नई दुल्हन का वह भाई जिसका नाम अमित था, लाल लाल आंखों से पूरे घर को देखे जा रहा था। सीमा देवी ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? वह भड़क कर बोला, परेशान तो होना ही है ना माँ जी, 3 दिन बाद रुपए वापसी कबूल कर अभी तक आपके बेटे ने मुझे पैसे वापस नहीं किया। नई रिश्तेदारी का ख्याल ना होता तो अब तक उसे पकड़कर सबक सिखा चुका होता। मेरे नाम से तो मोहल्ला कांपता है। यह तो मेरी बहन का घर है, इसलिए रुका हुआ हूँ। अब वह आ जाए तो मैं उसे अपने पैसे लेकर ही घर जाऊंगा। उसकी बात में तो सीमा देवी के होश उड़ा दिए। कौन से पैसे, कैसे पैसे? उन्होंने घबराहट से पूछा तो अमित और बिगड़ गए। अरे भाई, जिस दिन शादी थी उसी दिन राघव बहुत घबराया हुआ और मेरे पास आया था और बोला कि उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। घर वाले सब शादी में व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं कि उसे 2 रुपए भी दे दे, बच्चे को अस्पताल लेकर जाना है। यह कहकर उसने मुझसे 50,000 ले लिए। अब तक तो बच्चा ठीक हो गया होगा। उसने कहा 3 दिन बाद रुपए वापस कर देगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वह धर्मी से बोला तो सीमा देवी के पैरों से के नीचे से जमीन खिसकी हुई महसूस हुई। राघव के दोनों बच्चे तो ठीक ठाक थे, उनमें से तो कोई भी बीमार नहीं हुआ था, बल्कि शादी पर पहनने वाले कपड़े जूते तक का खर्चा सुरेश ने उठाया था। तो फिर राघव ने उस आदमी से पैसे क्यों लिए? तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। सीमा देवी ने बोलने की कोशिश की तो वह आदमी अचानक बिखर कर उठ खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह सीमा देवी को कुछ कहता, अचानक राघव और रंजीत चले आए। रंजीत के साले को सामने खड़ा देखकर राघव के होश उड़ गए। हाँ भाई, सब ठीक है, अब तेरा बच्चा, चल मेरे पैसे मुझे दे। अमित ने आगे बढ़कर राघव के कंधे पर हाथ रखा तो उसके पसीने छूटने लगे। रंजीत भी हैरान होकर कभी अपने साले को देखता, कभी राघव को, और जब उसे पता चला कि राघव ने उसके साले से 50,000 लिए हैं तो उसका रंग पीला पड़ गया। शर्म नहीं आती तुझे? अभी 4 दिन पहले मेरी शादी हुई और तू मेरा घर उजाड़ने पर लगा है। कौन सा बच्चा बीमार था तेरा? झूठा जरूर तू ये पैसे जुए में हार कर आया होगा। मैंने सुना है कि सब कह रहे थे कि तूने जुए में बड़ी पूंजी हारी है। रंजीत ने शक भरी नजरों से अपने भाई को देखा तो राघव आए बाय साय करने लगा, लेकिन अमित को समझ आ गया कि उसके रुपए डूब गए। उसने आव देखा ना तड़प तड़प कर झापट राघव के मुंह पर रसीद कर दिए। पूरे घर में तमाशा लग गया। कमरों से आराम करते सुरेश और विशाल घबराकर सीमा देवी के कमरे में जमा हो गए। यह सब क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा, मगर अमित किसी को कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस राघव को मारे जा रहा था। उसकी बहन भी आकर चिल्ला रही थी और रंजीत तो 5 दिन के अंदर ही पत्नी का ऐसा गुलाम बन चुका था कि ऊंची ऊंची आवाज में राघव समेत अपने सब घर वालों को गालियां दे रहा था। यह सब तो है ही ऐसे लालची, इन्हें तो जहां कहीं रुपए नजर आते वहीं लाल टपकाने लग जाते हैं। अब मेरा ससुराल पैसे वाला है तो बस शुरू हो गए पैसे मांगने, रंजीत ने कहा तो सीमा देवी को एक जोरदार झटका लगा, मगर सुरेश और विशाल की सहनशीलता जवाब दे चुकी थी। अमित आगे बढ़कर विशाल से कह रहा था, यह तेरा भाई है जिसने मुझसे रुपए उधार लिए, अब तू ही मुझे इसके हिस्से के रुपए वापस लौटाएगा, वरना मैं तेरे घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल उठा लूंगा। उसने कहा तो विशाल ने अचानक उसके दोनों हाथ झटक दिए। कुछ नहीं लगता, यह मेरा, मैं पहले ही उनके खर्चे पूरे कर करके तंग आ चुका हूँ। माँ, मैं आपसे पहले ही कहा कि यह नहीं सुधरने वाला, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब आप इसे घर से निकालेंगे या मैं इस घर से चला जाऊं? विशाल के बाद सीमा देवी पूरी तरह से घबरा गई। वह कभी एक बेटे को देखती तो कभी दूसरे बेटे को। तभी सुरेश भी आ गया है। विशाल सही कह रहा है माँ, अभी और इसी समय इस नशेड़ी को घर से निकाले, वरना यह हम सब की जिंदगी बर्बाद कर देगा, और अगर नहीं निकाला तो मैं अपनी पत्नी बच्चों समेत यहाँ से चला जाऊंगा। सीमा देवी घबराते हुए अपने हाथ मसलने लगी। मैं घर से कैसे निकाल दूं? उन्होंने बेबसी से कहा, और जैसे यह सुना सुरेश और विशाल पलटे और अपने कमरे में चले गए। अमित मूंछों को ताव देते हुए राघव को अभी भी धमकियां दे रहा था, 3 दिन बाद आऊंगा, अगर मुझे पैसे ना मिले तो मैं फिर देख तेरा क्या हाल करता हूं। वह धमकियां देता बाहर चला गया तो नई नवेली दुल्हन भी रंजीत को लेकर कमरे में आ गई। सुरेश और विशाल बाहर निकले तो उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया था। सीमा देवी
वहीं रोती रह गई। लेकिन उन दोनों में से कोई नहीं रुका। अब हम अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। माँ, हमारी कमाई से पहले ही खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। मैं उसके जुए के लिए पैसे भरूं, यह मुझसे नहीं होगा। विशाल ने जवाब दे दिया और घर से बाहर चला गया। सुरेश भी उसके पीछे पीछे बाहर निकलता चला गया। सीमा देवी आंगन में अकेली खड़ी रोती रह गई। रंजीत तो कमरे से बाहर निकला ही नहीं। राघव अभी थोड़ी देर इधर उधर टहलते हुए घर से बाहर चला गया और फिर दोबारा से घर से बाहर निकल गया। उसकी पत्नी पर तो जैसे किसी बात का असर ही नहीं था। वह आराम से अपने कमरे से निकली और चाय बनाकर दोबारा अपने कमरे में चली गई। वो सिर्फ सीमा देवी थी जिनके दिल तड़प तड़प कर रो रहा था। थक कर वह भी अंदर चारपाई पर जाकर लेट गई। राघव आधी रात को वापस आया तो उसकी पत्नी बच्चा गोद में लिए खड़े तेवरों से उसे घेर रही थी। इसने रो रो कर मेरा सर खा लिया, इसे दूध चाहिए और घर में दूध नहीं है। राघव की पत्नी ने कहा तो विशाल ने सर पकड़ लिया। रोज तो विशाल दुकान से दूध लेकर आता था, आज वह नहीं था तो कोई दूध भी ना लाया। राघव करवट बदल कर सोने लगा, लेकिन उसकी पत्नी की चीख चीख कर और बच्चे के रोने की आवाज ने उसे सोने न दिया। तंग आकर के कमरे से बाहर निकल आया। उसे पता था उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं कि दुकान पर भी जाएगा, वहां के दूध के बजाय जूते ही खाकर वापस आएगी। आखिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह जल्दी से माँ के कमरे में चला आया। सीमा देवी सो चुकी थी। आंसू के निशान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। राघव ने माँ को हिलाया। माँ, जल्दी उठ, मेरे साथ दुकान पर चल, मेरा बच्चा भूखा है, उसके लिए दूध चाहिए। राघव ने उठाने से कहा तो सीमा देवी हैरान हुई। मैं दूध कैसे लेकर आऊं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं, उन्होंने कहा। तो राघव ने बोला, इसलिए तो आपको लेकर जा रहा हूँ। दुकान वाला बूढ़ी औरत को सामने देखेगा तो जरूर कुछ ना कुछ दे ही देगा। तुम थोड़ा चेहरे पर उदासी फैला लेना, चलो जल्दी उठो। उसने हाथ से पकड़कर माँ को घसीट कर चारपाई से नीचे खड़ा कर दिया। वह अरे अरे करती रह गई, मगर राघव ने खींचते हुए बाहर ले आया। सौभाग्य से एक दुकान खुली हुई थी। सीमा देवी को राघव ने ले जाकर वहां खड़ा कर दिया। सीमा देवी को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन राघव ने इतना मजबूर कर दिया कि आखिर उन्होंने दुकान वाले से विनम्रता से कहा कि वह उन्हें 1 किलो दूध उधार दे दे। दुकान वाला राघव को तो कड़े नजरों से देख रहा था रात, मगर सीमा देवी को वह सब लोग जानते थे कि वह एक सीधी और अच्छी औरत है। दुकानदार ने सीमा देवी को दूध पकड़ा दिया। दूध पकड़ाते ही राघव लाकर घर की ओर चल पड़ा। उसने पलट कर भी न देखा कि सीमा देवी उसके साथ आ भी रही है या नहीं। वह खुद ही अंधेरे में पत्थरों से टकराते हुए घर वापस आई। अगले दिन घर में एक नया भूचाल उठ खड़ा हुआ। घर के कामकाज करने में दोनों छोटे बहू की आपस में लड़ाई हो रही थी। राघव की पत्नी कहती है कि उसके 2 छोटे बच्चे, वह घर के काम नहीं करेगी और उसे तो घर के काम करने की आदत भी नहीं थी। जबकि नई नवेली दुल्हन कहती थी अभी तो उसे ब्याह कराए हुए कुछ दिन ही हुए हैं। बात बात पर वह अपने अमीर ससुराल वालों का ताना देने लगती। उसका पति तो यही बोलता जो उसकी पत्नी कहती थी, क्योंकि वह जो थोड़ी बहुत मजदूरी करके चला जाया करता था, पत्नी के जाते ही उसने वह भी छोड़ दी। जो उसका खर्च होता था वह अपनी पत्नी के मायके जाती और कुछ रुपए लाकर उसके हाथ पर रख देती तो वह खुशी खुशी पत्नी की सारी बातें मानता रहता। दोनों बहुएं ने जमकर एक दूसरे से लड़ाई कर ली तो वह अपने अपने कमरों में बंद हो गई। राघव और रंजीत खुले मुंह के साथ आंगन में खड़े थे। माँ, नाश्ता बना दो। आखिर में सीमा देवी की तरफ ही उनका निशाना गया। वह जैसे तैसे करके उठी और दोनों बेटों के लिए नाश्ता बनाने लगी। उनके लिए बना तो दोनों बहुएं कमरे से बाहर निकल आई। माँ जी, हमें भी एक पराठा बना दो। सीमा देवी ने न चाहते हुए भी उनके लिए पराठे बना दिए। दोपहर तक वह किचन में खड़ी रही। धीरे धीरे करके दोनों बहू ने कामकाज का सारा बोझ उस पर डाल दिया, मगर वह काम ना करती तो घर के काम यूं ही बिखरे पड़े रहते। बहू अलग अलग चीज का आसमान सर पर उठाए रखती। राघव रंजीत बाहर से आते तो खाना बना हुआ ना देख कर सीमा देवी पर चिल्लाने लगते, शर्म नहीं आती माँ तुम्हें, एक तो तुम घर में भी नहीं बैठने देती और अगर 2 रुपए कमाने के लिए घर से चले जाते तो कम से कम वापसी पर खाना तो मिलना चाहिए। मेरी पत्नी की हालत ठीक नहीं, वह पेट से है। इस हालत में तुम चाहती हो कि मैं उसे खाना बनाने की कहूँ? क्या हो जाएगा अगर 2 रोटी बना दिया करोगी? रंजीत दोस्तों के साथ घूमने फिरने गया था, वहां से वापसी आए तो खाली किचन देखकर माँ पर बरसने लगा। सीमा देवी को तेज बुखार था, वह तेज बुखार से करा रही थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इतना ही कहा कि अपनी पत्नी से कह दिया करो कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना दिया करे। तब बेटे ने उन्हें इतनी सुना दी कि सीमा देवी की आंखों से आंसू आने लगे। रंजीत ढीठों की तरह वहीं खड़ा रहा। जल्दी से मुझे रोटी बना कर दो, मगर सीमा देवी के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी। वह जैसे तैसे करके उठी और राघव के कमरे तक चली आई। उन्होंने कई दरवाजा बजाया मगर दरवाजा न खुला। आखिरी बार उन्होंने दरवाजा जोर से बजाया, दरवाजा खुला। माँ को सामने देखते ही बिगड़ गया। क्यों दरवाजा बजाई जा रही हो, सोने भी नहीं देती?
सारी रात बच्चा रोता रहता है और सुबह सुबह तुमने दिमाग खराब कर दिया, उसने कहा तो सीमा देवी का दिमाग हिलकर रह गया। दोपहर के 3 बज रहे थे और उसे लग रहा था कि अभी सुबह है। उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। मुझे तेज बुखार है, मैं दोपहर का खाना नहीं बना सकती, अपनी पत्नी से कहो कोई आकर खाना बना दे, सीमा देवी ने कहा और पलटने लगी। लेकिन अचानक ही राघव के सवार बिगड़ गए। बस भी करो माँ, कितने काम करवाओगे मेरी पत्नी से, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उसके सारा दिन वह कामों में लगी रहती, अभी भी बच्चे को सुलाकर बड़ी मुश्किल से सोई है। रंजीत से कहो बाहर से लेकर आए, राघव ने कहा और खटक से दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया। सीमा देवी हक्का बक्का खड़ी रह गई। पीछे ही रंजीत खड़ा लगातार चिल्ला रहा था। सीमा देवी ने आंसू साफ किए और थके हारे कदमों से चलती किचन में चली आई। बुखार तपते शरीर के साथ उन्होंने पूरे घर का खाना बनाया। तब भी दोनों बेटों में से किसी को शर्म नहीं आई, ना ही दोनों ने अपनी पत्नियों को कहा कि बाहर निकलकर माँ का हाथ बटा दे। शाम तक सीमा देवी निढाल हो चुकी थी, मगर उनकी परीक्षा भी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि राघव तो कुछ और ही सोच रहा था। रंजीत की जेब में पैसे होते, लेकिन वह घर के खर्च के लिए 1 रुपये नहीं देता। राघव तो कुछ कमाता ही नहीं था। घर में खाने के लाले पड़ने लगे। सारा दिन घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता और इस लड़ाई झगड़े का सारा मलबा सीमा देवी पर गिरता। दिन प्रतिदिन कमजोर और निढाल रहने लगी। अक्सर वह बैठे बैठे सुरेश और विशाल को याद करती और फुट फुट कर रोने लगती। एक दिन राघव घर आया तो बड़ा खुश था। उसने सीमा देवी को देखा और जल्दी से बोला, माँ मेरे साथ चलो, थोड़ी सी मेहनत के बाद हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। मैंने कोशिश की पर काम नहीं बना। राघव की बात सुनकर सीमा देवी हैरान रह गई। कल से रात से घर में खाने का न बना था और खाली पेट सुबह से काम कर करके उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वह उन्हें घसीटता हुआ घर से बाहर ले आया। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, किस बात की कर रहे हो, उन्होंने पूछा तो राघव, जो अब तक एक रोड पर पहुंच चुका था, जल्दी से पल्लू सीमा देवी के चेहरे पर डालते हुए बोला, बस थोड़ी देर ही भीख मांगने वाली औरत बनकर बैठ जाओ। मैंने देखा है कि किस तरह लोग बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। आप बुढ़ी भी हो और हालात भी ऐसे हैं कि लोग जल्द ही दया दिखाएंगे और आपसे बहुत सारे पैसे दे देंगे। मेहनत मजदूरी मुझसे नहीं होती, सारा दिन मेहनत कौन करे, आखिर में जाकर बस 400-500 रुपये मिलते हैं। यहाँ अभी थोड़ी देर में हजारों रुपए जमा हो जाएंगे। वह जोर से बोला तो सीमा देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपने हाथ उठा, मगर राघव ने जबरदस्ती उन्हें सड़क पर बिठा दिया। सीमा देवी फुट फुट कर रोने लगी। ये मेरी माँ है, इसे इलाज की जरूरत है। लोग उसकी आवाज़ सुनते और सीमा देवी पर दया खाकर उनकी झोली में पैसे फेंकते। सीमा देवी को यूं लग रहा था जैसे यह पैसे नहीं पत्थर हो। राघव हर थोड़ी देर बाद आता और खुशी खुशी उनकी झोली में पड़े हुए पैसे समेट लेता। सड़क पर बैठे बैठे सीमा देवी के घुटनों की हड्डियां जवाब देने लगी। आसपास से गुजरती हुई गाड़ियों से धूल मिट्टी उड़कर उनके ऊपर उपड़ती और उन्हें खांसी का एक दौरा पड़ जाता, मगर राघव को तो सिर्फ पैसे से मतलब था। यह गाड़ी सीमा देवी के सामने आके रुकी और उसने खिड़की से आधे से ज्यादा खाया हुआ बर्गर सीमा देवी की तरफ उछाला। वह बर्गर सीमा देवी के चेहरे पर जा लगा। सीमा देवी बेइज्जती के तेज एहसास में रोने लगी, मगर राघव भागकर उनके पास चला आया। चलो माँ, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी पैसे कल कमा लेंगे। वह नोट गिन रहा था। सीमा देवी खुद ही जमीन से उठकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। घर पहुंचे तो उनकी हालत खराब हो चुकी थी। राघव की पत्नी इंतजार कर रही थी। राघव ने आते ही उसे कहा कि चल आज बाहर खाना खाने चलते हैं, तो बड़ी कमाई हुई। उसकी पत्नी खुशी से तैयार होकर बाहर निकल आई, लेकिन सीमा देवी की हिम्मत जवाब दे चुकी थी तो भरने की जोर जोर से रोने लगी। मैं यह सब नहीं कर सकती, भगवान के लिए मेरे हाल पर दया करो। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं कि मैं घर के काम भी करूँ और तुम्हारे साथ सड़क पर भीख भी मांगू। मुझे सुरेश और विशाल के पास जाने दो, वह दोनों मेरा ख्याल रख लेंगे। तुम लोगों ने जैसी जिंदगी गुजारते रहो। सीमा देवी की बात पर राघव के माथे पर बल पड़ गए। रंजीत भी उनकी आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया। क्या कहा माँ? सुरेश भाई के पास जाने दूँ? समझ गया, पेंशन के पैसे आने वाले हैं ना, तो तुम तो हमेशा से पिताजी के पेंशन के सारे पैसे उन्हें दोनों को देती थी, अभी भी इसलिए वहाँ जाना चाह रही हो कि पैसे उन्हें दे सको? वहाँ खाना हमारे घर से और सेवा दोनों बड़े बेटों की। खबरदार जो यहाँ से एक कदम भी घर के बाहर रखा तो रंजीत ने माँ को पकड़ा और घसीटा और उनके कमरे तक ले गए। सीमा देवी की हड्डियां चटक रही थी। रंजीत ने उन्हें अंदर ले अकेला और दरवाजा बंद कर दिया। बिल्कुल सही किया, राघव ने उनकी आवाज़ में कहा। दोनों भाई जिंदगी में पहली बार किसी बात पर एक हुए थे। अंदर सीमा देवी फुट फुट कर रोती रही, दरवाजा पीटती रही, भगवान के लिए दरवाजा खोलो, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। चीख चीख कर सीमा देवी का गला सूख गया, मगर किसी को बताया नहीं। राघव अपनी पत्नी को लेकर बाहर चला गया, खुद खा पी कर आए। वह लौटा। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। रंजीत आराम से अपने कमरे में सो रहा था। राघव भी कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर के बाद लाइट बंद हो गई। गर्मी और मच्छर से परेशान किया तो राघव रंजीत दोनों ही बाहर निकल आए। यह क्या मुसीबत है, पहले तो कभी इस समय लाइट नहीं गई, दोनों चिढ़कर बोले। सीमा देवी के कमरे से दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ अभी भी आ रही थी।
लेकिन शायद वह थक चुकी थी। माँ को भी चैन नहीं, आधी रात को भी जाग रही है। रंजीत ने दरवाजे की ओर मुँह करके आवाज़ लगाई, सो जाओ माँ, क्या चुड़ैलों की तरह आधी रात तक जाग रही हो, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। दोनों को इतना भी नहीं था कि माँ न जाने कब से भूखी और प्यासी है, उन्हें कुछ खाने को ही दे दे। तो उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की। कच्ची पक्की सी छत के ऊपर 2 चारपाई पड़ी थी, ऊपर ठंडी ठंडी हवा में दोनों बड़े मज़े से की नींद आने लगी। राघव तो कल के सुनहरे सपने देख रहा था कि कल कितने हजार माँ के भीख से उठा लूंगा, और रंजीत सोच रहा था कि कल माँ को ले जाकर पेंशन के पैसे लेकर आ जाऊंगा। अचानक फिजा में कोयलियों की आवाज़ गूंज उठी। यह कैसी आवाज़ है? राघव ने कहा। रंजीत बोला, मोहल्ले में शादी है, इसलिए लोग हवाई फायरिंग कर रहे हैं। यह दोनों फिर से आंखें बंद करके सोने लगे, लेकिन माँ की हाय तो उन्हें लग चुकी थी। न जाने किसकी बंदूक से निकली हुई आधी गोली ने उनकी छत का रास्ता पकड़ लिया और छत पर लेटे राघव के सीने में लगी, और वह बिना आवाज के वहीं पर खत्म हो गया। उसके साथ वाली चारपाई पर लेटा रणजीत था, कांप का उठा खड़ा हुआ। फायरिंग की आवाज अभी तक आ रही थी। उसने अंधाधुंध नीचे की ओर दौड़ लगाई। सीढ़ियां कच्ची पक्की और टूटी फूटी सी थी। पहली सीढ़ी पर उसका पैर मुड़ा और वह सीढ़ियों पर गिरता चला गया। सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते उसकी गर्दन की हड्डी टूटी और आखिरी सीढ़ी पर गिरने से पहले वह परलोक सुधार चुका था। कमरे में सोई उन दोनों की पत्नियों ने जब आवाज सुनी तो बाहर निकल आई और सामने का दृश्य देखते उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। राघव की पत्नी ने घबराकर सीमा देवी के कमरे का दरवाजा भी खोल दिया। सीढ़ियों के नीचे रंजीत खुली आंखों के साथ पड़ा था और ऊपर चारपाई पर राघव की लाश पड़ी थी। सीमा देवी दिल थाम कर वहीं गिरती चली गई, मगर वह भगवान का इंसाफ क्या था। माँ के साथ जुल्म और अत्याचार करने वालों के साथ यही होता है। सुरेश और विशाल तक खबर पहुंची तो वह खामोशी से जाकर माँ को अपने साथ ले गए। राघव की पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके जा बैठी, जहां वह दिन रात भाभीियों के ताने सुनती थी। रंजीत की पत्नी भी अपने किसी आशिक के साथ भाग गई। राघव और रंजीत का नाम और निशान तक न रहा। विशाल के घर में आराम से रहने लगी। उन दोनों की पत्नी सीमा देवी की खूब सेवा करते और सुरेश और विशाल मेहनत करते तो वहां से मिलने वाली कमाई माँ के हाथ पर रखते तो सीमा देवी की आंखों से आंसू आ जाते। लेकिन सच तो यह था कि जिन दो बेटों ने माँ की सेवा की आज जिंदगी में बस वही सफल थे।